हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यूर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में यह बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो देखो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद से टेस्ट लगाना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही होंगे। टोटल हम यहाँ पर 20 यानी कि 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आपका स्कोर बनेगा तो आप नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बाकी देखो, इससे पहले हम पार्ट 14 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर हिस्ट्री क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 141 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है, वैदिक संस्कृति की संज्ञा निम्नलिखित में से किस कालखंड को दी जाती है। यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि वैदिक काल का समय कौन सा था। तो देखो, वैदिक काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज कैसे करता है। एग्जामिनर यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि पूर्व वैदिक काल का समय बताओ और उत्तर वैदिक काल का समय बताओ। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो देखो, अगर पूछा जाएगा कि पूर्व वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक संस्कृति का जो समय था वो कौन सा था, तो वो था 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। 1500 से 1000 बीसी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर वैदिक काल का समय बताओ, तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका समय हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट देखो आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी आपको पता है कि टोटल कितने वेद हैं, तो टोटल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। बाकी ऋग्वेद में देखो ऋग्वेद में गाय शब्द का उल्लेख देखो 176 बार किया गया है। ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है। और वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में गाय को कहा जाता था अघन्या कहा जाता था। और अघन्या शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार है टोटल? तो 176 बार टोटल जो है तो ऋग्वेद में अघन्या शब्द का यूज किया गया है। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन हमारा 142 है। देखो, कुल वेदांग कितने हैं? अब देखो, कुल वेदांग कितने हैं, तो ये हैं 6। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 6 कौन कौन से हैं, तो सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। तो 6 हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और छंद। यहाँ तक ही है। ओके। और अगर आपसे पुराणों की संख्या पूछ ली जाएगी कि टोटल पुराण कितने हैं, तो टोटल पुराण कितने हैं, तो ये हैं 18। कितने हैं? 18। अच्छा, सबसे पुराना जो पुराण है वह कौन सा है, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। बाकी देखो, जब भी मैं आपको बोलता हूँ कि इसका आंसर आप नीचे कमेंट करके बता दो, तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, आपको तभी वीडियो को पॉज करना है और नीचे अगर आपको आंसर आता है तो आप तभी के तभी आंसर को लिख दिया करो। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 143 है। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? अब देखो, यहाँ पर पुराणों की बात कर ली गई है। टोटल जो है तो 18 पुराण हैं। ओके। तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? अब देखो, कौन से पुराण में है? अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टोटल कितने पुराण हैं, तो 18 हैं। अब देखो, 18 कौन कौन से हैं मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि टोटल पुराण कितने हैं, उन्होंने जो है तो 6 या 7 पढ़े होंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको सिंपली सारे के सारे पुराण बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो जैसे ब्रह्म पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और लास्ट है ब्रह्मांड पुराण। तो ये टोटल कितने हैं? तो ये टोटल हैं 18 पुराण। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस पुराण में है? तो यह है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 144 है। महाभारत की रचना देखो किसने की थी? अब ये सभी को पता होगा, महाभारत की रचना महर्षि व्यास ने की थी, महर्षि वेद व्यास ने की थी। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वाल्मीकि ऑप्शन ए दिया गया है। तो वाल्मीकि ने किसकी रचना की है? तो इन्होंने रामायण की रचना की है। अच्छा, तुलसीदास ने कौन सी रचना की है? तो तुलसीदास ने की है रामचरित मानस। और देखो, सूरदास से तो बहुत सारी पूछी जाती हैं। तो देखो, सूरदास ने रचना की है सूर सागर की, सूरसावली की, साहित्य लहरी की, नल दमयंती की। ये 3-4 आपको बिल्कुल नोट रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से देखो संबंधित ग्रंथ है? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी को पता होगा। तो देखो, अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है?
सो ये है सॉरी बौद्ध ग्रंथ से संबंधित। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों के जो है तो हजारों उपदेश संग्रहित हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 146, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? अब देखो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभदेव, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कई बार पूछा जाता है कि 22वें कौन थे? तो 22वें थे अरिष्टनेमी। कई बार 23वें पूछा जाता है, 23वें कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। और लास्ट तो आपको पता है लास्ट कौन से थे, 24वें। तो लास्ट कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। ओके, महावीर स्वामी। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। बाकी देखो कल्पसूत्र, कल्पसूत्र में जो है तो इन जैन तीर्थकरों की जीवनी लिखी गई है कल्पसूत्र में। और कल्पसूत्र को देखो, इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो ये आपको नोट रखना है, भद्रबाहु ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। किसने लिखा है? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 147 है, तृतीय बौद्ध सभा या फिर जिसको संगीति कहते हैं, तो यह किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अब देखो यहाँ पर सिंपल सा मैं आपको बता देता हूँ। पहली बौद्ध सभा जो है तो किसके शासनकाल में मतलब किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजात शत्रु के शासनकाल में। सेकंड बौद्ध सभा यानी कि सेकंड बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो ये की गई थी कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में। थर्ड बौद्ध सभा किसके शासनकाल में? तो ये अशोक के शासनकाल में। और फोर्थ जो कि लास्ट बौद्ध सभा थी वो किसके? कनिष्क के शासनकाल में। तो आई थिंक आप सभी को पता चल गया। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध सभा किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो ये अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। सो क्वेश्चन नंबर 147 का देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो अशोक से दो क्वेश्चंस बनते हैं। एक बनता है कि यह मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 BC में यह मगध की गद्दी पर बैठा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कलिंग का युद्ध इसने कब लड़ा था? तो 261 BC में इसने जो है तो कलिंग का युद्ध लड़ा था। ये दो पॉइंट देखो आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 148, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको पता होगा हेन सांग, हेन सांग का आपको पता होगा, हेन सांग इसका पता होगा आपको। हेन सांग किसके शासनकाल में आए थे? तो हेन सांग आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। सो देखो क्वेश्चन नंबर 148 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो हर्षवर्धन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि इसने अपने दूत चीन कब भेजे थे? तो इसने अपने दूत चीन भेजे थे 641 ईस्वी में। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। हर्षवर्धन ने देखो बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी, यानी कि फॉर एग्जांपल के लिए उन्होंने संस्कृत नाटक लिखे थे। कौन कौन से थे? तो वो थे प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये इन्होंने जो है तो संस्कृत नाटक लिखे थे। ये पॉइंट आपको नोट रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन हमारा 150 है, सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 149 है। सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है तो भारत में कब मिला था? अब देखो सती प्रथा का प्रमाण जो है तो पहला प्रमाण मिला था भानुगुप्त के, किसके? भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, एरण अभिलेख से। और ये मिला कब था? 510 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 510 ईस्वी का भानुगुप्त के एरण अभिलेख में जो है तो सती प्रथा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है तो भारत में मिला था। ऑप्शन ए यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो भानुगुप्त था यह किस वंश का राजा था? तो ये गुप्त वंश का राजा था। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 150, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना किसने की थी? अब देखो ये मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया था, हर्षवर्धन। ओके, तो देखो ये किसने की थी? तो ये हर्षवर्धन ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। कई बार ऐसा भी पूछा जाता है कि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये मतलब क्या है? यह संस्कृत नाटकों की पुस्तकें हैं या फिर यह व्याकरण की पुस्तकें हैं? तो देखो यहाँ पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, तो ये भी पॉइंट आपको नोट रखना है कि यह संस्कृत नाटकों की पुस्तकें हैं। ओके, यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखना है बिल्कुल। अब देखो यहाँ से आप क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करोगे। यहाँ पर देखो हर्षवर्धन की बात की गई है। अब आप नीचे कमेंट करोगे कि हर्षवर्धन का देखो दरबारी कवि कौन था। एक तो दरबारी कवि कौन था, और वो जो दरबारी कवि था उसने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी, वो भी आप नीचे कमेंट करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 151 है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना देखो किसने की थी? तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है तो दंती दुर्ग ने की थी। दंती दुर्ग ने कब की थी? 752
ईस्वी में इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। देखो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कौन सी थी। तो राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत, मान्यखेत। अब ये मान्यखेत पड़ता कहाँ पर है, तो ये पड़ता है वर्तमान शोलापुर के निकट। और शोलापुर कहाँ पर पड़ता है, तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 152 है, चंदेल वंश की राजधानी कहाँ पर थी। तो ऑब्वियसली खजुराहो में जो है तो चंदेल वंश राजाओं की राजधानी थी। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो ये था ननुक। और इसने स्थापना कब की थी, इसने स्थापना की थी 831 ईस्वी में। यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखना है। आगे बात करें, क्वेश्चन हमारा 153 है, तराइन का प्रथम युद्ध जो है तो कब हुआ था। तो देखो तराइन का पहला युद्ध कहाँ पर हुआ था, और यानी कि कब हुआ था। तो ये हुआ था 1191 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये किन किन के बीच में हुआ था। तो ये पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। अब इसमें जीता कौन था, तो पहला ये जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल हुई थी तराइन की, तो इसमें जो है तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। फिर 1192 ईस्वी में जो है तो सेकंड बैटल हुई तराइन की, यानी कि तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें जिसमें जो है तो गौरी जीत गया था। यहाँ से आपको ये पॉइंट नोट रखना है। और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, 1194 में जो है तो एक युद्ध हुआ था, कौन सा, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध और किन किन के बीच हुआ था, तो ये जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी ने जो है तो जयचंद को मार दिया था, यानी कि जयचंद जो है तो हार गया था। अब देखो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के युद्ध हुए थे। अब देखो ये जयचंद कौन थे, देखो जयचंद थे पृथ्वीराज चौहान के ससुर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो पत्नी थी उनका यह पिता था जयचंद। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए ये जो है तो युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 154 की, अपने विरोधियों की समाप्ति के लिए किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। तो ये बलबन ने अपनाई थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन कौन थे, मतलब कौन थे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत बता देता हूँ। तो प्रमुख संत थे ज्ञानदेव हो गए, ज्ञानदेव के बाद नामदेव। देखो नामदेव ने सबसे ज़्यादा एफर्ट किया था महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फैलाने का। नामदेव के बाद आ गए एकनाथ और एक और थे तुकाराम। तो मैंने यहाँ पर देखो सारे के सारे महाराष्ट्र के आपको भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत यहाँ पर बता दिए। अब देखो ऑप्शंस यहाँ पर देखो, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगर वैसे भी पूछा जाता कि महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ये नामदेव को ही दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं ने जो है तो सबसे ज़्यादा एफर्ट लगाया था। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156, कबीर की शिक्षाएं किस में संग्रहित हैं। तो ये बीजक में संग्रहित हैं। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कबीर किसके शिष्य थे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इसका आंसर होगा रामानंद के। यह शिष्य थे, किनके शिष्य थे, रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 157, मेहरुनिसा देखो किसका वास्तविक नाम था। तो ये नूरजहां का वास्तविक नाम था। अब देखो नूरजहां या फिर मेहरुनिसा, यह थी कौन। तो देखो यह थी जहांगीर की पत्नी। किनकी पत्नी थी, जहांगीर की यह पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 158, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे। तो देखो गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे, तो ये गुरु अंगद थे। ऑप्शन देखो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159, प्रेस का मुक्तिदाता कौन सा गवर्नर जनरल कहलाता है। तो देखो प्रेस का मुक्तिदाता जो है तो सर चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 159 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 160, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। तो देखो महात्मा गांधी, सबसे पहले तो आपको पता होगा महात्मा गांधी इंडिया कब लौटे थे। तो देखो महात्मा गांधी भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। अब देखो प्रवासी भारतीय दिवस जो है तो कब मनाया जाता है। तो देखो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, तो ये आपको पता चल गया, क्योंकि इसी दिन जो है तो महात्मा गांधी भारत आए थे। अब देखो 1915 में यह भारत आए और उससे अगले ही वर्ष यानी कि 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर देखो, ऑप्शन सी यहाँ पर देखो करेक्ट हो जाएगा। 1916 में जो है तो इन्होंने 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
ओके, तो गाइज़ ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।